शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों के साथ द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस और नफरत की स्याही बिखरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड मैकाले की। जैसे ही यह नाम आता है हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है ना? बिल्कुल, एक ऐसा अंग्रेज जिसने भारत की पारंपरिक शिक्षा को, मतलब गुरुकुल को खत्म कर दिया और हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश रची। एक विलेन जिसने हमारी संस्कृति की जड़ें काटने की कोशिश की। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक नजरिया ऐसा भी है जो मैकाले को विलेन नहीं बल्कि एक नायक मानता है? ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। हमारे पास द प्रिंट में छपा एक लेख है जिसके लेखक खुद दलित समुदाय से आते हैं और वो मैकाले को महात्मा मैकाले का दर्जा देते हैं। महात्मा मैकाले? जी, ये सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना? तो चलिए आज इसी चौंकाने वाले नजरिए की गहराई में उतरते हैं। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं, बल्कि ये भी जानेंगे कि इतिहास को इस अलग चश्मे से देखना खासकर सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए क्यों इतना जरूरी हो सकता है। तो शुरुआत इसी हैरान कर देने वाले विचार से करते हैं। महात्मा मैकाले, ये उपाधि उस व्यक्ति के लिए है जिसे हम अपनी शिक्षा प्रणाली का यूं कहिए कि दुश्मन मानते आए हैं। हाँ, और लेख में तो ये भी बताया गया है कि दलित कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी बाकायदा लॉर्ड मैकाले पार्टी तक मनाते हैं। अच्छा जी, और विद्वान डी श्याम बाबू ने ही उन्हें ये महात्मा की उपाधि दी है। ये तो हमारी अब तक की सारी समझ के बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, तो इसके पीछे तर्क क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक भावनात्मक उपाधि नहीं है। लेखक इसके पीछे एक ठोस तर्क देते हैं और इसकी जड़ें मैकाले के भारत आने से भी पहले की हैं। लेख में मैकाले के 10 जुलाई 1833 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए गए एक भाषण का जिक्र है। 1833 मतलब भारत आने से भी पहले? जी, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब उन्होंने भारत में कदम भी नहीं रखा था। अच्छा, तो भारत आने से पहले ही उनके मन में भारत को लेकर क्या विचार थे? यही तो दिलचस्प बात है। उस भाषण में उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, सबसे खराब व्यवस्था निश्चित रूप से वो थी जिसमें ब्राह्मणों के लिए एक नरम कानून था और शूद्रों के लिए कठोर। उन्होंने आगे कहा, भारत पहले ही जातियों के भेदभाव से बहुत कुछ झेल चुका है। सोचिए, एक ब्रिटिश सांसद लंदन में बैठकर भारत के जातीय भेदभाव पर इतनी तीखी टिप्पणी कर रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जाति का अन्याय उनके दिमाग में एक बड़ी समस्या के तौर पर दर्ज था। ये बात तो वाकई में सोचने वाली है। लेकिन क्या लेखक ये मानते हैं कि मैकाले ने जानबूझकर जाति विरोधी नीतियां बनाई, या फिर ये बस उनकी पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था का एक साइड इफेक्ट था? लेखक का झुकाव इस तरफ है कि ये एक सोची समझी परियोजना का हिस्सा था। अच्छा। भले ही इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राज को मजबूत करना रहा हो। उनके मुताबिक मैकाले ने अनजाने में ही सही जाति व्यवस्था की जड़ों पर जो हमला शुरू किया, वो बाद के ब्रिटिश प्रशासकों ने भी जारी रखा। मतलब एक तरह की निरंतरता थी। जी। लेख इस बात को 1930 के दशक के गोलमेज सम्मेलनों से जोड़ता है, जहां दलितों के प्रति अंग्रेजों की सहानुभूति साफ दिखाई दी। यहां तक कि वायसराय की काउंसिल में डॉक्टर अंबेडकर का श्रम मंत्री बनना भी लेखक के अनुसार उसी प्रोजेक्ट का एक नतीजा था जिसकी नींव मैकाले ने रखी थी। तो ये एक पूरी चेन है जिसे लेखक मैकाले से शुरू होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है, जब ऐसी नीतियां जमीन पर उतरी होंगी तो समाज में खलबली तो मची ही होगी। बहुत ज्यादा। लेख इस बात पर जोर देता है कि जाति अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े सिरदर्द में से एक थी। और ये टकराव सबसे ज्यादा कहाँ दिखा? शिक्षा के मैदान में। जब मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा की नीति को 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के जरिए लागू किया गया। वुड्स डिस्पैच, हाँ जी, तो जाति का जिन, यूं कहिए, बोतल से बाहर आ गया। वो कैसे? यहाँ एक बहुत दिलचस्प तारीख का जिक्र है, 20 मई 1857। 1857, ये तो क्रांति का साल है। बिल्कुल, ये वही महीना है जब 1857 की क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल रही थी। उसी उथल पुथल के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का शिक्षा विभाग एक सर्कुलर जारी करता है। और वो सर्कुलर क्या था? वो एक धमाके जैसा था। उसमें लिखा था कि किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज में किसी भी लड़के को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकता। 1857 के माहौल में ऐसा सर्कुलर, इसका तो जबरदस्त विरोध हुआ होगा। जबरदस्त से भी कहीं ज्यादा। समाज के जातिवादी तबके ने इसका हिंसक विरोध किया। लेख एक घटना बताता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कराना जिले की।
जहां 6 दलित गांवों में आग लगा दी गई। क्या कह रहे हैं, गांव में आग लगा दी? जे दलितों की फसलें जला दी गईं, उनके बच्चों को स्कूलों से मार मार कर भगा दिया गया। हे भगवान। हालत ये हो गई कि कई स्कूल बंद करने पड़े क्योंकि सवर्ण जातियों के बच्चों ने दलित बच्चों के साथ एक ही क्लास में बैठने से साफ इनकार कर दिया। जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में। एक तरफ सरकार कह रही है कि सब बच्चे साथ पढ़ेंगे और दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए गांव जलाने तक को तैयार है। शिक्षा को लेकर इतना गहरा सामाजिक संघर्ष था उस वक्त। तो फिर इसका हल कैसे निकला? क्या यहीं से ये अलग स्कूलों का आइडिया आया? बिल्कुल। सरकार को भी समझ आ गया कि वो बलपूर्वक दलित बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में नहीं पढ़ा सकती। तब 1882 में हंटर कमीशन बनाया गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में माना कि सरकार दलित बच्चों को मुख्यधारा में लाने में नाकाम रही है। तो उन्होंने क्या सिफारिश की? कमीशन ने सिफारिश की कि निम्न जातियों के बच्चों के लिए विशेष स्कूल या कक्षाएं खोलने के लिए उदारता से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेखक बताते हैं कि उनके अपने गांव आजमगढ़ में भी एक ऐसा ही स्कूल खोला गया था और वो खुद उसी स्कूल से पढ़कर निकले हैं। तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैकाले की शिक्षा को अक्सर सिर्फ अंग्रेजी भाषा सिखाने की परियोजना के तौर पर देखा जाता है, लेकिन लेख कहता है कि यह तस्वीर अधूरी है। हाँ, और ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, जो अक्सर मैकाले के मिनट्स को सिर्फ भाषा के विवाद से जोड़ के देखते हैं। अच्छा। लेखक मैकाले के 1835 के मिनट्स ऑन एजुकेशन का हवाला देकर बताते हैं कि मैकाले का जोर सिर्फ अंग्रेजी पर नहीं था, बल्कि विज्ञान, गणित और पश्चिमी दर्शन पर था। मतलब उनका मानना था कि भारतीय भाषाओं में वो कंटेंट नहीं है? जी, उनका मानना था कि भारतीय भाषाओं में आधुनिक ज्ञान की सामग्री मौजूद नहीं है, इसलिए अंग्रेजी के जरिए ही ये ज्ञान दिया जा सकता है। मतलब भाषा सिर्फ एक माध्यम थी, असली मकसद मॉडर्न नॉलेज देना था। सही पकड़ा आपने। लेखक का तर्क है कि भारत आज जो आईटी और विज्ञान में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है, उसकी नींव कहीं ना कहीं मैकाले की उसी सोच में है। वो कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा को अलग से मत देखिए। आईपीसी, सीआरपीसी, जिला अदालतें, रेलवे, डाकतार व्यवस्था, ये सब उसी एक बड़ी आधुनिकतावादी परियोजना का हिस्सा थे और मैकाले इन सब सुधारों के केंद्र में थे। लेकिन यहीं पर उनके आलोचक एक सवाल खड़ा करते हैं। जी, अगर वो इतना मॉडर्न सिस्टम बनाना चाहते थे, तो फिर उनका वो मशहूर और यूं कहूं तो बदनाम बयान क्यों, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अकेली शेल्फ भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य के बराबर थी? ये तो सीधे सीधे अपमान लगता है। और लेखक इस गुत्थी को भी एक नए एंगल से सुलझाने की कोशिश करते हैं। कैसे? वो एक सवाल पूछते हैं, क्या मैकाले सच में भारत के साहित्य का अपमान कर रहे थे, या फिर वो अपनी बात पर जोर देने के लिए एक अलंकारिक यानी रिटोरिकल तरीका अपना रहे थे? मतलब सिर्फ एक कहने का तरीका? हाँ। लेखक का मानना है कि मैकाले ये नहीं कह रहे थे कि कालिदास या अमीर खुसरो का कोई मूल्य नहीं है। वो कह रहे थे कि अगर आपको आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको वो ज्ञान सीखना होगा जो समय की मांग है, और वो उस समय यूरोप में था। एक मिनट रुकिए। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जिस आदमी को हम अपनी संस्कृति को खत्म करने का विलन मानते हैं, वो असल में एक स्वतंत्र भारत की कल्पना कर रहा था। ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। हाँ, ये इस लेख का सबसे चौंकाने वाला दावा है। और इसका क्या सबूत है? इसके सबूत के तौर पर लेखक फिर से उसी 1833 वाले भाषण पर लौटते हैं। उस भाषण में मैकाले ने कहा था, हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जिन्हें हमने पश्चिमी ज्ञान दिया है, वो पश्चिमी संस्थानों की मांग करें। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा, क्या ऐसा दिन कभी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो ये ब्रिटिश इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सभ्य लोगों के साथ व्यापार करना जंगली लोगों पर शासन करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। सबसे शुरुआती गांधी। लेखक ने ये बहुत बड़ा दावा किया है, लेकिन गांधी का राष्ट्रवाद तो स्वदेशी और अपनी जड़ों पर आधारित था, जबकि मैकाले तो पूरी तरह से पश्चिमी मॉडल थोप रहे थे। आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो क्या इन दोनों की तुलना करना थोड़ा खिंचाव जैसा नहीं लगता? लेखक इस विरोधाभास को कैसे समझाते हैं? देखिए, लेखक यहाँ गांधी शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में कर रहे हैं, न कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम के सेंस में। जी, उनका तर्क है कि मैकाले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आधिकारिक तौर पर एक ऐसे भारत की कल्पना की जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो, भले ही वो स्वतंत्रता ब्रिटिश मॉडल पर आधारित हो। उन्होंने उस चार्टर एक्ट के क्लॉज की भी तारीफ की थी, जो कहता था कि किसी भी भारतीय को रंग, वंश या धर्म के आधार पर किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा।
लेखक के लिए ये समानता और स्वतंत्रता का विचार ही मैकाले को गांधी के करीब लाता है। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो इस पूरी बहस के दिल में है। लेख पूछता है कि भारतीय लोग लॉर्ड क्लाइव से ज्यादा नफरत लॉर्ड मैकाले से क्यों करते हैं। क्लाइव तो एक लुटेरा था, एक विजेता जिसने तलवार और तोप के दम पर बंगाल को जीता और लूटा। मैकाले तो बस कलम और स्याही लेकर आए थे। फिर उनसे इतनी नफरत क्यों? देखिए, सारी बात की जड़ यहीं पर है। लेखक के अनुसार रॉबर्ट क्लाइव ने भारत को हराया, उसकी दौलत लूटी, लेकिन उसने भारत के सामाजिक ढांचे यानी जाति व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठाया। उससे छेड़ा नहीं? बिल्कुल नहीं। वो जानता था कि अगर इसे छेड़ा तो राज करना मुश्किल हो जाएगा। उसने राजनीतिक सत्ता तो छीनी, पर सामाजिक सत्ता को वैसे का वैसे ही रहने दिया। और मैकाले ने ठीक इसका उल्टा किया। बिल्कुल। मैकाले ने कलम से उस सामाजिक सत्ता पर हमला किया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखी जिसमें ज्ञान किसी एक जाति की बपौती नहीं रह सकता था। और लेखक इस फर्क को सिर्फ तर्कों से नहीं, बल्कि एक बहुत ही दमदार तस्वीर से समझाते हैं। सोचिए, जब कोई दलित प्रणाम करता है तो सामाजिक परंपरा के अनुसार उसका सिर झुकना चाहिए। सही बात है। लेकिन जब वो गुड मॉर्निंग कहता है तो सिर ऊंचा रहता है। ये सिर्फ दो अलग अलग अभिवादन नहीं है, ये दो अलग अलग सामाजिक हैसियत हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा अवलोकन है। और भी है। लेखक कहते हैं, पुरानी व्यवस्था में एक दलित की धोती घुटनों से नीचे नहीं जा सकती थी, लेकिन जब उसने फुल पैंट पहनी तो उसमें ऐसा कोई ऊंच नीच का नियम नहीं था। मतलब कपड़ों और भाषा से भी सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती मिली। जी, ये सिर्फ भाषा या कपड़ों का बदलाव नहीं था, ये सामाजिक पदानुक्रम को सीधी चुनौती थी। क्लाइव ने शरीर को गुलाम बनाया, मैकाले की नीतियों ने उस सोच को चुनौती दी जो गुलाम बनाती थी। और इसीलिए लेखक के अनुसार जातिवादी मानसिकता के लिए मैकाले क्लाइव से ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ये लेख हमें लॉर्ड मैकाले की विरासत को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो एक असहज कर देने वाले नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सिर्फ काला और सफेद नहीं होता, उसके कई शेड्स होते हैं। जी, उसे हमेशा अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जहां एक तरफ मैकाले को एक औपनिवेशिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है जिसने हमारी पहचान को कमजोर किया, वहीं ये दलित दृष्टिकोण उन्हें एक सामाजिक मुक्तिदाता के रूप में पेश करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नीतियों ने चाहे अनजाने में ही सही जाति की हजारों साल पुरानी दीवारों में पहली दरारें पैदा की। सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत का मूल्यांकन करते समय ऐसे अलग अलग और विरोधी दृष्टिकोणों को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटने का खेल नहीं है, बल्कि नजरियों का विश्लेषण करने की क्षमता का टेस्ट है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी लाकर छोड़ता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि अगर किसी बाहरी ताकत के लाए गए सुधारों से समाज के एक दबे कुचले वर्ग को आज़ादी की सांस लेने का मौका मिलता है, तो हम उस सुधार और उस बाहरी ताकत की विरासत का मूल्यांकन कैसे करें? क्या सुधारक का इरादा मायने रखता है या उसका नतीजा? इतिहास को परखने का हमारा पैमाना क्या होना चाहिए, इरादा या असर? ये सोचने के लिए एक गहरा विचार है। अगर आपको हमारी आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई सवाल या कोई और नजरिया हो तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगली बार तक सोचते रहिए।